नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। आप देख रहे हैं टीवी9 डिजिटल। सावन की शुरुआत, कांवड़ यात्रा की शुरुआत, भक्ति का सैलाब, भोलेनाथ के जयकारे हर तरफ आपको नजर आ रहे होंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार के, झारखंड के बॉर्डर यानी देवघर के पास इस वक्त कांवड़ यात्रियों का तांता लगा हुआ है। लेकिन हर बार कांवड़ यात्रा की शुरुआत के साथ हर बार कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं और वो सवाल होते हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, होने वाले बवाल को लेकर, डीजे को लेकर झगड़े जो होते हैं उस पर सवाल होते हैं। तो सवाल यही है कि हरिद्वार या देवघर कांवड़ यात्रा में बवाल पर सवाल क्यों? देखिए, समुद्र मंथन से निकले हलाहल को जब भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया तो भोलेनाथ को शांत और शीतल करने के लिए उनके ऊपर देवताओं ने गंगा जल अर्पित किया, गंगा जल उनके ऊपर अर्पित किया। इस पौराणिक मान्यता ने अनंत काल से आज के वर्तमान समय तक की अपनी यात्रा पूरी की। नीलकंठ महादेव को प्रसन्न करने के लिए भक्त उनके ऊपर गंगा जल चढ़ाते हैं और सावन में होने वाली विशाल कांवड़ यात्रा इसी भावना से जुड़ी एक अद्भुत धार्मिक यात्रा है, एक तपस्या है। लेकिन शिव को शांत करने वाले गंगा जल को लेकर जब इस कांवड़िए इस मार्ग से गुजरते हैं तो कई बार कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो मन को अशांत करती है, कुछ सवाल भी उठाती है। यह सवाल है कांवड़ यात्रा के समय होने वाले हुड़दंग और हिंसा की घटनाओं को लेकर। अब इसी कड़ी में राजद सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने एक ट्वीट किया है, एक टिप्पणी की है, एक बयान दिया है, एक मीडिया पर पोस्ट किया है, सोशल मीडिया पर अपने हैंडल से, और पश्चिम उत्तर प्रदेश से हरिद्वार तक की कांवड़ यात्रा और बिहार झारखंड में होने वाली देवघर के बाबा वैद्यनाथ की कांवड़ यात्रा की तुलना की है। सबसे पहले उन्होंने जो लिखा है उसको देख लेते हैं कि आखिर उन्होंने लिखा क्या है इस पोस्ट में। तो मनोज झा लिखते हैं अपने एक्स हैंडल पे, जो पोस्ट किया उस पर लिखते हैं कि गौर करने वाली बात है कि हर वर्ष लाखों श्रद्धालु बिहार और देश के विभिन्न हिस्सों से झारखंड स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। इतनी विशाल भीड़ के बावजूद वे भयावह दृश्य बिरले ही देखने को मिलते हैं जो अक्सर नोएडा और गाजियाबाद जैसी जगहों में सामने आते हैं। इसका उत्तर केवल कानून व्यवस्था में नहीं बल्कि समाज शास्त्र में भी खोजा जाना चाहिए। आस्था जब तब अनुशासन और सामूहिक उत्तरदायित्व का रूप लेती है तब वो समाज को जोड़ती है, लेकिन जब वही आस्था पहचान के प्रदर्शन और शक्ति प्रदर्शन का माध्यम बनने लगती है तब उसके सामाजिक परिणाम भी बदल जाते हैं। इसलिए प्रश्न किसी एक समुदाय, क्षेत्र या आयोजन का नहीं है बल्कि उस सामाजिक राजनीतिक संस्कृति का है जिसमें धार्मिक आचरण आकार लेता है। ये पूरा एक्सपोस्ट जो था उनका मैंने आपको पढ़ के सुनाया और वो इशारों में क्या करें वो तो आपने देखा, लेकिन साफ साफ उन्होंने जो कहा है वो हम आपको बता रहे हैं। साफ साफ उन्होंने ये कहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुकाबले देवघर की कांवड़ यात्रा शांतिपूर्वक, बिना किसी बवाल के और ज्यादा व्यवस्थित होती है। साथ ही उन्होंने इसके पीछे सामाजिक और राजनीतिक संस्कृति का हवाला देते हुए एक ऐसी टिप्पणी की है जिसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। तो सीधा सा सवाल यह उठता है कि हरिद्वार से जल लेकर चलने वाले कांवड़ यात्री और सुल्तानगंज से देवघर जाने वाले कांवड़ियों में भी क्या कोई फर्क है? क्या दोनों की राजनीतिक और सामाजिक संस्कृति का अंतर इतना है? मनोज झा के लिए एक भयावह होता है और दूसरे के लिए वो अनुशासित और उत्तरदायी का संबोधन करते, ये अंतर करते, ये फर्क करते वो दिखाई देते हैं। सच क्या है, चलिए आज आपको हम बताते हैं तथ्यों की नजर से, तथ्यों के आधार पर, और वो तथ्य हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोनों कांवड़ यात्राओं के पीछे की पौराणिक मान्यता भी आपको बता देते हैं। देखिए, भगवान परशुराम ने हरिद्वार से गंगा जल लेकर बागपत के पुरा महादेव को जल चढ़ाया था और तब से इस मार्ग पर, यानी ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में हरिद्वार तक जो कांवड़ यात्रा चलती है, ये सिलसिला यहां से शुरू होता है। भगवान परशुराम को ही पहला कांवड़िया माना जाता है। इसी तरीके से शिव भक्त रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर झारखंड के देवघर में बाबा वैद्यनाथ को जल चढ़ाया और जिसकी वजह से इस मार्ग पर कांवड़ यात्रा की ये परंपरा चली और अब तक चल रही है। अब बात करते हैं दोनों यात्राओं से जुड़े तथ्यों की कि ये यात्रा होती कैसे है, प्रबंधन की क्या चुनौतियां। देखिए, कांवड़ रूट और दूरी की सबसे पहले बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रास्ता क्या है, कितना लंबा रास्ता है? तो देखिए, दिल्ली एनसीआर से हरिद्वार तक होने वाले कांवड़ यात्रा का रूट बहुत ही लंबा है और देवघर वाला रूट उससे कम है, उससे छोटा रूट है।
दिल्ली एनसीआर से हरिद्वार का रूट लगभग 150 से 200 किलोमीटर तक का है, क्योंकि अलग अलग जगहों से कांवड़ यात्री हरिद्वार तक की अपनी यात्रा शुरू करते हैं। लेकिन यह 200 तक की यात्रा है, 200 किलोमीटर तक की यात्रा है। जबकि सुल्तानगंज से देवघर का जो कांवड़ रूट है, यानी कि जिस रास्ते पर ये कांवड़िए चलते हैं, वो 105 किलोमीटर का लगभग आधे का फर्क है। मतलब साफ है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में पुलिस और प्रशासन को ज्यादा लंबा रूट मैनेज करना होता है। यह अपने आप में एक बड़ी चुनौती भी है, और इतने लंबे रूट पर पूर्ण निगरानी दिल्ली और यूपी सरकार के लिए आसान काम नहीं है। और मार्ग के जो जिले हैं, उनकी आबादी है, यह दूसरा तथ्य है। उसकी डेंसिटी क्या है, यानी कि जिन जिलों से यह मार्ग गुजरता है वहां आबादी कैसी है, कितनी घनी है, जरा इस पर देखिए, इस पर गौर करते हैं। यह अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है। दिल्ली एनसीआर से जाने वाले कांवड़ रूट को देखिए जरा। ये दिल्ली एनसीआर से होते हुए गाजियाबाद, मोदीनगर, मेरठ, खतौली, मुजफ्फरनगर, रुड़की और हरिद्वार तक ये रूट बनता है। इस तरीके से ये जिले पड़ते हैं। ये जो जिले हैं, ये सभी बहुत ही घनी आबादी और व्यस्त यातायात वाले जिले हैं, और इनका मार्ग भी ऐसा ही है लगभग। एक आंकड़ा अगर देखें आबादी के घनत्व के हिसाब से जरा देखिए, तो दिल्ली एनसीआर में लगभग 11,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का घनत्व है। जब गाजियाबाद से क्रॉस करते हैं, यहां 4 से 5,000 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर घनत्व है। मेरठ अगला शहर है, अगला जिला है, 1300 से 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वही मुजफ्फरनगर की बात करें, 800 से 1000 इसका घनत्व है। रुड़की हरिद्वार में भी 800 से 1200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का घनत्व है। बहुत ही डेंस स्ट्रेच है ये पूरा। इसी हिसाब से देवघर रूट को देखा जाए तो ये सुल्तानगंज जो भागलपुर में, वहां से शुरू होता है, फिर अजगंज और तारापुर और कटरिया से होते हुए देवघर पहुंचता है, यानी बैद्यनाथ धाम पहुंचता है। और इन जिलों से, इन रास्तों से होते हुए यात्रा पूरी होती है। लेकिन ये जिले आबादी के घनत्व की दृष्टि से बहुत ही कम है जब तुलना हम करते हैं पश्चिमी यूपी के जिलों से। तो भागलपुर, सुल्तानगंज की ही बात कर लें, यहां जो आबादी है वो 1200 से 1500 वर्ग प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि सबसे ज्यादा है इस मार्ग में। मतलब इससे ज्यादा किसी भी जगह में घनत्व नहीं है। बाकी बचे जो इलाके हैं बिहार झारखंड के, वो ग्रामीण इलाके, और उसमें अधिकतम घनत्व 700 से 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ही है। इस हिसाब से पश्चिम यूपी का कांवड़ मार्ग कई गुना ज्यादा घना है, और ऐसे में पुलिस हो, प्रशासन हो, कांवड़ यात्री हो या यहाँ के आम लोग, सबके लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। दोनों कांवड़ रूट की जो बनावट है उस पर गौर करते हैं, उसमें भी फर्क है, उसमें भी अंतर है। दिल्ली एनसीआर का कांवड़ रूट ज्यादा शहरी मार्ग है और राष्ट्रीय राजमार्गों से ये क्रॉस करते हुए, होते हुए जाता है। नतीजा ये होता है कि इसमें दूसरे लोकल वाहनों की भी कई बार आवाजाही रहती है। ट्रैफिक जैम की वजह से स्थानीय लोगों को भी बहुत बार दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर झगड़े कांवड़ छू जाने, हल्की फुल्की टक्कर होने, जल गिर जाने से होता है, क्योंकि इसमें से किसी भी वजह से अगर ये यात्रा खंडित होती है तो कहा सुनी पड़ जाती है, और धीरे धीरे एक बड़े झगड़े का भी रूप ले लेती है कई बार। ठीक इसके विपरीत सुल्तानगंज से देवघर तक का कांवड़ रूट निश्चित है, जो सिर्फ पैदल मार्ग है कांवड़ यात्रियों के लिए ही। इसे कच्ची कांवड़िया पथ, वहां लोकल लैंग्वेज में इसे कच्ची कांवड़िया पथ भी कहा जाता है। साथ ही लगभग पूरा रास्ता ग्रामीण है, तो ऐसे में वाहनों की टक्कर, लोकल लोगों से किसी बात की बहस या झगड़े या मार्ग में बाधा जैसी कोई खास दिक्कत नहीं होती। ये पथ गंगा से लाई मिट्टी वाला होता है, जिसमें पैदल चलने वालों के पैरों को थोड़ी राहत होती है। ये मार्ग सुल्तानगंज से सीधा देवघर तक 100 किलोमीटर तक का है, जिस पर कोई वाहन नहीं चलता। निजी वाहन इसके ठीक बराबर यानी पैरेलल में बने मुख्य पक्के मार्ग पर चलते हैं। मार्ग के दोनों तरफ सावन में लगने वाली अस्थायी दुकानें होती हैं, कांवड़ियों के लिए बने कैंप होते हैं, प्रशासनिक लोगों के कैंप होते हैं। स्थानीय आबादी से कांवड़ यात्रियों का कोई सीधा खास संपर्क होता नहीं है, इसलिए लड़ाई झगड़े की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। ट्रैफिक जैम से मुख्य जो मार्ग हैं वो प्रभावित नहीं होते हैं, वहां जाम नहीं लगता है। उल्टा ज्यादा ग्रामीण परिवेश की वजह से लोग बड़े समूह में एक दूसरे को सहयोग भी कर पाते हैं। अब एक फैक्टर है मुस्लिम बहुल आबादी वाला रूट। वैसे तो यह मुद्दा कानून व्यवस्था के हिसाब से बड़ा नहीं है इस यात्रा को लेकर देखा जाए, लेकिन किसी भी समुदाय की भावनाओं को कोई ठेस न पहुंचे, इसके लिए इस कांवड़ यात्रा में खास दबाव रहता है। अतिरिक्त दबाव प्रशासन के ऊपर होता ही है। दिल्ली एनसीआर से हरिद्वार तक के रूट में पड़ने वाले जिलों में ज्यादातर मुस्लिम बहुल आबादी वाले जिले भी हैं। मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, मेरठ हो, गाजियाबाद हो, इसमें मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में मुस्लिम आबादी है। रुड़की में भी काफी आबादी है, और इन जिलों में तो कुछ जगहों पर
40% या उससे भी ज्यादा मुस्लिम आबादी है। इन जिलों में हर बार अलग अलग चैलेंज रहता है कि रास्ते में पड़ने वाले किसी धार्मिक स्थान की सुरक्षा बनी रहे, उसका सम्मान बना रहे, डीजे बजाने वालों को लेकर विवाद ना हो और ना ही कोई सांप्रदायिक तनाव पैदा हो। कांवड़ यात्रा जैसी धार्मिक यात्रा में पुलिस के ऊपर इसका भी एक अतिरिक्त दबाव हमेशा ही रहता है, यूपी के रूट में, पश्चिम यूपी के रूट में। अब ठीक इसके उलट देवघर वाले रूट में यह चुनौती नहीं है। रास्ते में मुस्लिम बहुल जिला नहीं है और ना ही किसी विवाद का पुलिस के ऊपर ऐसा दबाव रहता है। इसके साथ ही देवघर की कांवड़ यात्रा जहां से शुरू होती है यानी कि सुल्तानगंज, वहीं जिस उत्तरायणी गंगा घाट से जल भरा जाता है, ठीक उसी घाट पर एक बड़ी शाही मस्जिद है, जिसको लेकर यह भी दावा किया जाता है कि पहले यह पार्वती माता का स्थान था। फिर भी यहां से जो कांवड़िए जल भरते हैं वो सीधे देवघर का रुख करते हैं और कभी कोई घटना नहीं होती है। दूसरी तरफ पश्चिम यूपी में सावन में हर बार अनेक उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं जब कांवड़ यात्रियों का स्वागत मुस्लिम समाज के लोग करते हैं और इस यात्रा के द्वारा सामाजिक समरसता का संदेश देते हैं। यूपी में ज्यादा दिन की कांवड़ यात्रा है, ये एक बड़ा फैक्टर है। अब देखिए ये क्या कहानी है। एक और कारण है दिल्ली एनसीआर में प्रशासनिक प्रबंधन के सामने जो बड़ी चुनौती है, यह है रूट के 4 से 10 दिन की यात्रा, जबकि देवघर वाली कांवड़ यात्रा का रूट 3 दिन का ही होता है, यानी 3 दिन की यात्रा होती है। कोई भी व्यक्ति 3 दिन में अपनी यात्रा पूरी कर लेता है, जबकि इधर क्या मामला है, 4 से 10 दिन लग जाते हैं। साफ है कि एक तरफ कांवड़ यात्रियों के लिए भी ज्यादा थका देने वाला मार्ग, दूसरी तरफ 24 घंटे पुलिस पर ज्यादा दबाव यात्रा को शांति से कराने का होता ही है। संख्या में बड़ा अंतर है। ये बड़े अंतर दोनों कांवड़ यात्राओं में प्रशासनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखने की चुनौती को स्पष्ट करते हैं। साफ है कि यूपी सरकार पर कहीं ज्यादा बड़ा दबाव होता है। हाल के दिनों में कांवड़ यात्रा करने वालों की संख्या में भी बड़ा अंतर आया है। 2019 में जहां 3.5 करोड़ कांवड़ यात्री हरिद्वार आए, वहीं 2025 में यह संख्या 4.5 करोड़ थी। वहीं देवघर में कांवड़ यात्रा में यह संख्या 50 लाख से 1 करोड़ तक की ही रहती है। यह अंतर ही बताने के लिए काफी है कि हरिद्वार कांवड़ मार्ग प्रबंधन का तनाव कितना ज्यादा है। क्या यात्रा के स्वभाव में भी अंतर, ये सबसे बड़ा फैक्ट है और मनोज झा के उस ट्वीट से रिलेटेड बात है। एक हद तक ये बात कही जा सकती है कि सामाजिक बनावट, संसाधन के अंतर, मार्ग के स्वरूप का अंतर दोनों कांवड़ यात्राओं के स्वभाव को थोड़ा बदल जरूर देते हैं। इसका प्रभाव भी साफ दिखता है। जैसे पश्चिम यूपी में डीजे का कल्चर है। अमूमन ये देखा गया है कि यूपी वाले रूट में कांवड़ यात्रा में हाई साउंड के डीजे अक्सर शामिल किए जाते हैं, जो कई बार थोड़ी असहज स्थिति पैदा कर देते हैं। इसको लेकर कानून और नियम तो हैं, पर इस लंबे रूट में कई बार ये पुलिस प्रशासन के निगरानी या पकड़ से छूट जाते हैं, जिसकी वजह से तनाव और मारपीट तक की घटनाएं होती हैं। ठीक इसके उलट देवघर वाले रूट में यह डीजे कल्चर नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसके लिए मार्ग है, न ही पैदल होने वाली कांवड़ यात्रा में लोगों की इसमें रुचि। कच्चा कांवड़ मार्ग किसी भी तरह के वाहन के लिए प्रतिबंधित है, तो बड़े वाहन पर ऐसे डीजे ले जाने का कोई कल्चर ही वहां संभव नहीं हो सकता। दोनों में शहरी और ग्रामीण परिवेश का भी एक फर्क है, जिसकी वजह से कई मामलों में देवघर में विवाद की घटनाओं में कमी पाई गई है। बहुत सघन आबादी वाले पश्चिम यूपी से लाखों की संख्या में वाहन इसमें शामिल होते हैं। ऐसे में किसी टक्कर या लड़ाई झगड़े की संभावना बढ़ जाती है। संसाधनों की अधिकता यहां होने वाली कांवड़ यात्रा में कई बार प्रतियोगी प्रदर्शन का रूप ले लेती है और इस होड़ में भी कभी कभी स्थिति बिगड़ जाती है। उधर बिहार झारखंड के ग्रामीण परिवेश वाले ज्यादातर लोग होते हैं और सीमित संसाधनों के साथ इस यात्रा को पूरा करते हैं, तो वहां होड़ बिना किसी विवाद के जल्दी से अपनी इस भक्ति यात्रा को पूरा करने की होती है। इसलिए वाहन, झांकी, डीजे या किसी और तरह की चीज पर कम ही ध्यान या खर्च होता है। राजनीतिक रूप से भी सवाल जरूर आता है कि क्या यूपी में योगी सरकार के आने के बाद से कांवड़ यात्रा का उत्साह बढ़ा है। देखिए, बढ़ती संख्या को देखकर तो यह कहा जा सकता है, पर यह भी देखना जरूरी होगा कि योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार सुविधा बढ़ाने और प्रशासनिक प्रबंधन में काफी ज्यादा ध्यान दिया है। कांवड़ कैंप की सुविधा हो या नई सड़कों के निर्माण की, जिससे कांवड़ का रूट निकलता है, या फिर कांवड़ यात्रियों के सम्मान में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, या बार बार खुद सीएम की तरफ से कांवड़ यात्रा को लेकर अपने बयानों में प्रतिबद्धता दिखाने, ये सब कांवड़ यात्रियों को प्रेरित करता है। कई बार इन वजहों से अति उत्साह में कुछ कांवड़ यात्री असहज स्थिति पैदा कर देते हैं। हाल की कुछ घटनाओं में पुलिस वालों के साथ भी कांवड़ियों की झड़प होने तक की खबरें सामने आई हैं।
ठीक इसके उल्टा देवघर में पहले के मुकाबले सुविधाओं में सुधार तो हुआ है, लेकिन परंपरागत तौर पर यात्रा का स्वरूप वही रहा है और बिहार झारखंड सरकारों का ज्यादा फोकस यात्रा में मौलिक स्वरूप की सुविधाजनक बनाए रखने पर ही रहा है। इस वजह से ये चित्र थोड़ा अलग है। तो इतना साफ है कि हिंसा की होने वाली घटनाओं को सिर्फ राजनीतिक और सामाजिक संस्कृति की दृष्टि से देखना सही उत्तर नहीं हो सकता। कई दूसरे बड़े अंतर और कारण हैं जिसकी वजह से इस मार्ग पर तनाव की स्थिति बन जाती है। हरिद्वार मार्ग पर यात्रा को मीडिया कवरेज भी बहुत ज्यादा मिलता है, जिसकी वजह से हर छोटी बड़ी घटना राष्ट्रीय मीडिया तक कवर होती है और संज्ञान में आती है, जबकि देवघर में कांवड़ मार्ग की खबरों की पहुंच राष्ट्रीय मीडिया तक नहीं होती है, जिसकी वजह से अगर कुछ घटनाएं होती भी है तो उनको समाचारों में वो जगह नहीं मिल पाती है जितनी चर्चा दिल्ली एनसीआर से होने वाली यात्रा की होती है। कांवड़ यात्रा ने पौराणिक काल से आधुनिक काल तक अपनी यात्रा पूरी की। भोले बाबा के भक्त अपनी आस्था के बल पर इस कठोर यात्रा को हर साल पूरा करते हैं, लेकिन कुछ घटनाओं की वजह से कई बार असहज स्थिति पैदा होती है जो इस यात्रा और शिव भक्ति के मूल भाव से मेल नहीं खाती। एक तरफ आस्था का सैलाब, दूसरी तरफ लंबा, थकाऊ और चुनौतीपूर्ण प्रबंधन। वास्तव में ये सिर्फ भक्तों की नहीं, सरकार और प्रशासन के लिए भी तपस्या और एक परीक्षा समान है।